मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी सास कब की मर चुकी थी। मेरे ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान। जब मैं पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ के बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति पंकज अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं पंकज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर ख़ानदान की बेटी थी। मेरे ससुर जी देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज से लव मैरिज शादी हुई थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था। हम कॉलेज में मिले, वहीं से हमने फ़ोन पर बातें शुरू कर दी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपने मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ कैसी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, तो यूं कैसे मुंह उठाए कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधे घंटे तक आवाज़ आती रही। उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ ही देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर ही ना हुआ हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरा दिमाग बार बार उस चीखने चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले इन लोगों ने कहा था कि शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत ही बड़ा था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडलों से सजा हुआ था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना कम था। हम दोनों को देखकर बस दिया और बाती की जोड़ी कहते थे लोग। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद में सो चुकी थी। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सो रही हो। मैं धीरे धीरे आंखें खोलकर देखी तो वह उठ चुका था। पंकज बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर बाथरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम थी। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे के बगल में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई थी। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। पंकज कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आ गई और शिवराज पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोट की बारिश करने लगे। मेरा स्वागत किए, फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है।
पंकज की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप में मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आ गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा ही रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव के कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थक कर चूर हो गई थी, इसलिए लेटे ही मुझे नींद आ गई। पंकज आए तो मुझे कहने लगे कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैं आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पंकज बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों पंकज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद से होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती ही है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की के चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने पंकज को भी जगाया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पंकज को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचते हुए भी मैं डर से काँप रही थी। डर की वजह से मैं पंकज से चिपक के लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी रुकना नहीं था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैं पंकज से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूँगी। पंकज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़रें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी हमें नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे पंकज की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर ने पंकज से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर पंकज का चाय का कप हाथ में ही रुक गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पंकज ने कहा, पापा, जो आपकी आदेश हो। पंकज अपने पापा से बहुत डरता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी कर लो, वहाँ के काम देखो। मैं तो खुशी के मारे खिल उठी थी। मैं जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे करके खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपने और पंकज की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम तो लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी पंकज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब यह यहीं रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से पंकज को तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली केवल पंकज जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि पंकज ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मेरी गांव में रहना पड़ेगा,
फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली आई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही पंकज कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझसे इस भूतिया बंगले में नहीं रहा जाता। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। बहुत प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। रात के वक्त वह चीख की आवाज़ मेरी जान निकाल देती है। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम ठीक हो, पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक करके रखना और रात में बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पंकज की बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेले रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पंकज कुछ देर सोचा, फिर बोला कि मैं पापा से बात करता हूँ, एक नौकरानी का इंतज़ाम करवाता हूँ। वह तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाएगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। शाम हुआ और पंकज दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी, वह नौकरानी भी करवटें बदलने लगती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी इस आवाज़ को सुन सकती है। कोई बार मैंने उससे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिला देती थी और कहने लगी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी तो कुछ और ही है। इसलिए उसे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ तुम भी सुन सकती हो। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी ना करना, वरना बहुत ही बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मामला क्या है। मैंने वह ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी, इसका पता लगा कर ही रहूँगी। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे से दरवाजे पर आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों को काबू पाने लगी। सम्राट यानी कि मेरे ससुर के कमरे से आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो कर सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ मैं खुद से ही बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठे रोने लगी। मेरे ससुर और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते के टेबल पे वह ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फ़ोन पर बात नहीं किया क्या मेरी बहू से? तभी तो रो रो कर आंखें सुझा ली है। उसकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि पंकज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी। कैसे दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल इंसान बनता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब इसका पर्दाफाश करके रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैं वही आवाज़ दोबारा सुनी तो मैं फिर इस कमरे से बाहर चली गई।
हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका डर साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार के फेंक दिया। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैं वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पंकज को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता के हवस के निशाना बन रही हैं। मेरे मुंह से जो आया मैंने वह सब पंकज से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम पापा के ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वह तुम्हें जान से मरवा डालेगा। पंकज की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी। मतलब वह अपने पापा के बारे में यह सब सारी बातें जानता था और यह भी उसके मिला हुआ था। इस समय मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बुराई होता मैं देख नहीं सकती थी। मैं ऐसे चुप भी नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था तो मेरे ससुर के खिलाफ एक लफ्ज़ ही बोल दे। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि ससुर कब ऊपर जाते हैं, इसलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइप के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। ससुर के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उस खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 1 बजे ससुर उस कमरे में आए और सामने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 14 साल की लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाने दे। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चले गए। मेरे ससुर आराम से सोफे पर बैठ के उस लड़की के बेबसी का तमाशा देख रहे थे। वह अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। उसकी चीख पुकार हवेली में दीवारों की गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो ससुर जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप प्लीज़ मुझसे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरे ससुर गुस्से में उठे और उसके बाल पकड़कर बड़ी नज़रों से देखने लगे। बोला कि इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों को मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उस लड़की को बड़ी जोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पे अपने पैर से मसलने लगे। वह लड़की डर से बुलबुला उठी और मैं सब देख भी नहीं पा रही थी। कैसे मैं खुद को काबू में किए थी मैं नहीं जानती थी। वहाँ खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। फिर मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़ के बिस्तर पे पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीखे के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। ससुर तुरंत ही वहाँ से पीछे हट गए। मेरी चीख सुनकर वह समझ गए थे कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। उससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उस खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूसी तो नहीं थी। एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते पे आई थी उस रास्ते से नीचे उतर आई, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय मैं हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत से नौकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी ना जाऊं। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उसके जाने के बाद मैं सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वहाँ से एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पे पहुँच चुकी थी।
उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो एक IPS ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और मेरे ससुर के साथ संग पंकज भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र के लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे शहर में भेज देते और कुछ को मार देते थे और मेरे पति दिल्ली से वहीं काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। मैंने अब पंकज से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।